Thank you, Professor Hargopal, for your rather over-the-top, effusive introduction of me. We are today in the middle of a general election in this country, which will decide which government will be there in another 2 months, and therefore what would be the future of our country, of our republic, of our democracy. And therefore we need to examine what is the health of our democracy today. आज हमारे लोकतंत्र का क्या हाल है? तो democracy means rule by the people, यानी जनता की इच्छा से हमारी सरकारें चलें, फैसले लिए जाएं, नीतियां बनाई जाएं, कानून बनाए जाएं जनता की इच्छा से. And unfortunately we did not adopt any form of direct democracy. We adopted a form of representative democracy where we have the right to vote for our representatives once in 5 years. Thereafter, those elected representatives go to parliament or the state assemblies and they decide what policies, what laws, what decisions are to be taken. They form the government. Now, उसके लिए ये ज़रूरी है कि कम से कम हमारी अभी को जो लग रहा है कि भाई ये नीति होनी चाहिए या ये नीति गलत है, ऐसा कानून होना चाहिए, ये कानून गलत है, हम खुलकर उसकी बात कर सकें बगैर रोक टोक कर. और ये हमारे संविधान ने हमको मौलिक अधिकार दिया है. दिस राइट ऑफ फ्री स्पीच हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड एज द वेरी फाउंडेशन ऑफ आवर डेमोक्रेसी. लेकिन अगर आज हम ये देखें कि हमारी स्पीच कितना फ्री है, टू व्हाट एक्सटेंट आर वी फ्री टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स, तो हम ये देखते हैं कि एक तरफ जो सरकार के विरोधी हैं, ऑपोजिशन में हैं, उन लोगों को कई बार अरेस्ट कर लिया जाता है. 2 मुख्यमंत्रियों को अरेस्ट कर लिया गया है. कई बार उनके खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, इनकम टैक्स के मुकदमे चला दिए जाते हैं. ऑपोजिशन पार्टीज के तो अकाउंट्स ही फ्रीज कर रखे हैं. बहुत सारी ऑपोजिशन पार्टीज के अकाउंट्स फ्रीज कर रखे हैं. यानी एक तरफ तो ये हाल है कि भाजपा के पास बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को अगर हम मिला भी लें तो उनसे भी दुगनी संपत्ति सिर्फ भाजपा के पास है. इलेक्टोरल बॉन्ड्स में ही आधा पैसा, 16,500 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए, उसमें से आधा पैसा सिर्फ एक पार्टी यानी भाजपा को दिए गए. और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो थोड़ा बहुत पैसा ऑपोजिशन पार्टीज के पास है उसको भी कोशिश ये करी जा रही है कि इनकम टैक्स, ईडी वगैरह का इस्तेमाल करके उनके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जाएं, उनको अपना, उनके पास जितना भी पैसा है उसको भी यूज़ ना करने दिया जाए. ईडी, आईटी वगैरह का मिसयूज़ हम रोज़ देख रहे हैं कि, और हम अभी इंडियन एक्सप्रेस ने एक स्टोरी करी जिसमें ये बताया गया कि पिछले कुछ सालों में 25 विपक्ष के नेताओं के ऊपर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या इनकम टैक्स के छापे पड़े, एक्शन हुआ, और उसके बाद उन लोगों ने भाजपा ज्वाइन कर ली, 25 लोगों ने. और भाजपा ज्वाइन करने के बाद उन 25 में से 23 के खिलाफ या तो केस खत्म कर दिया गया या उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया. इसीलिए उसको
बीजेपी की वॉशिंग मशीन कहा जाता है। और यही चीज इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भी निकल कर आई, जो अंजलि ने बताया कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां जिनके खिलाफ ईडी ने कोई एक्शन लिया या आईटी ने कोई एक्शन लिया या सीबीआई ने कोई एक्शन लिया, उसके बाद वही कंपनियां हजारों करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के भाजपा को दे देती हैं और उसके बाद इन एजेंसीज का एक्शन उनके ऊपर खत्म हो जाता है। अब एक बड़ा सवाल ये है कि क्या ये वसूली करी जा रही थी, यानी कि जबरदस्ती के लिए उन कंपनियों के ऊपर ईडी आईटी का एक्शन लिया गया जिससे कि उनसे पैसों की वसूली करी जा सकते इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, या फिर उन लोगों ने सचमुच टैक्स की चोरी करी थी, पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग करी थी और इलेक्टोरल बॉन्ड लेने के बाद उन कंपनियों को छोड़ दिया गया। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड, परकला प्रभाकर जो निर्मला सीतारमण के हस्बैंड हैं और जो बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट भी हैं, वो क्यों कहते हैं कि ये सिर्फ हिंदुस्तान का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। क्यों? क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चाहे 16,500 करोड़ के ही इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए हों और पार्टियों को दिए गए हों, जिसमें से आधे भाजपा को दिए गए हैं, लेकिन उसके जरिए वो घूस ले लेके, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए घूस लेकर उन कंपनियों को उससे 100 गुने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए। यानी कि अगर भाजपा को 8,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड दिए गए तो आप ये मानकर चलिए, जस्ट रूल ऑफ द थंब है, 8 लाख करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स या 8 लाख करोड़ का टैक्स जो आ सकता था या मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जो पैसा पकड़ा जा सकता था, उसको छोड़ दिया गया। यानी घोटाला 8,000 करोड़ का या 16,000 करोड़ का नहीं है, ये 8 लाख या 16 लाख करोड़ का है। और जनता को क्या नुकसान होता है? देखिए, अगर आप घूस लेकर किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, मेगा इंजीनियरिंग यहीं की कंपनी है, शायद आंध्रा की है, और उन्होंने सबको पैसे दिए हैं, बीआरएस को भी दिए हैं, लेकिन भाजपा को खूब दिए हैं। अब आप क्या होता है, आप अगर घूस लेकर उनको कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, आपने घूस तो ली, जैसे मान लीजिए एक अंजलि ने एग्जाम्पल दिया, 140 करोड़ की घूस ली और 14,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया टनल बनाने का। अब वो टनल कोलैप्स हो जाएगा या बनाया ही नहीं जाएगा, यानी जनता के तो वो 14,000 करोड़ रुपए चले गए और उसके एवज में आपने एक बिल्कुल घटिया, बेईमान, चोर कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और उसको कॉन्ट्रैक्ट देने से वो तो टनल वनल बना ही नहीं, या बना तो वो टूट गया, या उसमें लोग फंस गए, मर गए। ये सब होता है, हो रहा है। दूसरी बात, आपने इन दवाई बेचने वाली कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए घूस ले ली और उनको जानलेवा दवाइयां बेचने दी। एक एग्जाम्पल जो अंजलि ने दिया, जाइडस कैडिला एक कंपनी है गुजरात की, वो रेमडेसिविर एक दवाई बनाती थी जिसके बारे में, जो कि कोविड में खूब चलाई गई, कि कोविड के लिए बिल्कुल जादू की दवाई है, सरकार ने खूब चलाया, हजारों रुपए की एक डोज मिलती थी, लाखों करोड़ का उनको फायदा हुआ होगा उस दवाई से, या 10,000 करोड़ का।
अब उसका पता था कि ये जानलेवा बहुत खतरनाक दवाई है, इससे फायदा कुछ नहीं होता, लोग मर रहे हैं, लाखों लोग मार दिए गए हिंदुस्तान में, और उससे आपने घूस लेकर वो जानलेवा दवाई, खतरनाक दवाई को चलने दिया, लोगों को मरने दिया। और वो तो एक एग्जाम्पल है, कितनी सारी फार्मा कंपनीज जिनकी सब स्टैंडर्ड दवाइयां पकड़ी गईं, उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए घूस ले लेकर इन्होंने वो सब स्टैंडर्ड जानलेवा दवाइयां चलने दी। किसका नुकसान हो रहा है? हमारा और आपका नुकसान हो रहा है, जनता का नुकसान हो रहा है, जनता को मारा जा रहा है, जनता का पैसा लूटा जा रहा है, घटिया कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं, पॉलिसी बदली जा रही हैं। अब भारतीय टेलीकॉम, जैसे अंजलि ने बताया कि भारतीय टेलीकॉम को एक कॉन्ट्रैक्ट सैटेलाइट स्पेक्ट्रम दे दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था 2G वाले केस में कि स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होना चाहिए। इन्होंने पॉलिसी बदल दी, कानून बदल दिया और बोला कि नहीं, हम सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का ऑक्शन नहीं करेंगे, ऐसे ही अलॉटमेंट कर देंगे। और भारतीय टेलीकॉम से 100 करोड़ से ज़्यादा के इलेक्टोरल बॉन्ड ले लिए, घूस ले ली, और उनके हक में पॉलिसी बदलकर उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। तो हर तरह से आप इस देश का नुकसान कर रहे हैं, देश को चौपट कर रहे हैं। और उसका दूसरा इफेक्ट क्या हो रहा है? हम लोगों ने when we challenged electoral bonds, we had challenged it on 3 grounds primarily. Number one, as Anjali pointed out, that it violates the right of citizens to know who is funding which party. Secondly, that it will promote bribery and corruption, because in the guise of these anonymous donations through electoral bonds, companies will give bribes to political parties who control governments, which governments are in a position to give favors to these companies. And third, we said that it will destroy the level playing field between political parties, because it will essentially allow electoral bonds to be given only to the ruling parties in the states, in the center or in the states. So, because if most of these bonds would be given by way of bribes, they are naturally going to be given to those parties which are ruling in the center, primarily in the center, and thereafter in the states. And this is what we found. When the electoral bond data came out, we have found that 50% of the electoral bond donations went only to the BJP, which was ruling in the center and in some of the states, and the other 50% went to other state ruling parties who were ruling in various other states. So we had said that this is going to destroy the level playing field between political parties, because it will privilege the ruling parties at the center and in the states as against other parties who are not in power. Now, see the whole landscape of political funding today. As I pointed out, the BJP has almost twice as much funds and gets twice as much funds as all the other political parties put together. Not only that, see how much funds they get. I am forgetting the cash, the unaccounted cash that they might be getting, because they get unaccounted cash also, huge amounts of unaccounted cash which is not accounted in their party account. But the money which is accounted in their party accounts,
they have got 8,200 crores by way of electoral bonds in the last 6 years, plus another 8,000 crores worth of donations through electoral trusts or through corporate donations or through other cash donations which are accounted. I am not talking about unaccounted cash which they get. So they get 16,000 crores in 6 years. Now, the total expenditure that you see, when the parliament realized that money plays a big role in elections. I will come to how big a role it plays in elections. But realizing that, एक कानून बनाया कि कोई भी कैंडिडेट 75 लाख से ज़्यादा लोकसभा में नहीं खर्च कर सकता, लोकसभा चुनाव में। अब अगर भाजपा पूरे 500 कैंडिडेट सेटअप कर दे हिंदुस्तान में, तो ज़्यादा से ज़्यादा सारे कैंडिडेट भाजपा के टोटल 400 करोड़ खर्च कर सकते हैं। लेकिन भाजपा के पास पिछले 6 साल में 16,000 करोड़ आ गया। कहाँ 400 करोड़, कहाँ 16,000 करोड़। अगर भाजपा 16,000 करोड़ खर्च करेगी तो यानी कि जितना उसके कैंडिडेट खर्च कर सकते हैं उसका 40 गुना पैसा पार्टी खर्च कर देगी। तो व्हाट इज द रैशनल ऑफ हैविंग अ लिमिट ऑन द इलेक्शन स्पेंडिंग ऑफ ए कैंडिडेट इफ देयर इज नो लिमिट ऑन द इलेक्शन स्पेंडिंग ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी? It just makes a mockery of the limit on spending of individual candidates. You see, we needed to have a limit on spending by political parties, and not only that. आज तो ये हो रहा है कि 75 लाख लिमिट है, लेकिन कैंडिडेट्स ही कई बार 75 करोड़ 50 करोड़ खर्च कर रहे हैं। और इसलिए खर्च कर देते हैं क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन में तो सिर्फ 75 लाख डिक्लेयर करते हैं, लेकिन कैश में खर्च करते जाते हैं, 50 करोड़ भी खर्च कर देते हैं। इसीलिए इतना सारा कैश जब्त हो रहा है आजकल। अब इसको कर्व करने के लिए क्या किया जा सकता था, क्या करना चाहिए था? देखिए, मोदी जी ने जब नोटबंदी करी थी तो ये बोला था कि इसका एक मकसद ये है, वन ऑब्जेक्टिव ऑफ demonetization is that I want a cashless economy and I want individuals to transact all their money through banks. Now I can understand कि भाई आप हर आदमी को तो ये नहीं कह सकते कि तुम सिर्फ बैंक के ही थ्रू खर्चा करो या बैंक के ही थ्रू पैसे लो, लेकिन कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज को तो कह सकते थे। एक कानून में एक संशोधन करने की जरूरत थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में कि कोई पॉलिटिकल पार्टी और कोई कैंडिडेट कैश में ना तो पैसे लेगा ना देगा, और अगर उसको पकड़ लिया गया कैश में खर्च करते हुए अपने पार्टी के अपनी पॉलिटिकल कैंपेन के लिए, उसको करप्ट प्रैक्टिस माना जाएगा। अब वो कानून अगर आप बना देते तो फिर ये जो नकद खर्चा किया जा रहा है इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा, वो काफ़ी हद तक कर्व किया जा सकता था, लेकिन वो तो नहीं किया। अब देखिए क्यों चुनाव जो है पैसे का खेल बन गया। हम लोगों का जो सिस्टम है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का, उसमें हम पहले अपने कैंडिडेट को इलेक्ट करते हैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी में। वहाँ पर जिस कैंडिडेट को ज़्यादा वोट मिलती है, लेकिन मतलब औरों से ज़्यादा, वही एक सोल रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है उस कंस्टिट्यूएंसी का। अगर बाकी कैंडिडेट्स को मिलाकर 70% भी वोट मिले और उसको सिर्फ 30% मिले, लेकिन किसी और कैंडिडेट को उस 30% से ज़्यादा नहीं मिले हैं, तो वही एक सोल रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है।
और उसके बाद जब सरकार बनती है तो जिसके पास मेजॉरिटी है उसी की सरकार बन जाती है, चाहे ऑपोजिशन के पास 49% एमएलएज या एमपीज हों, लेकिन उनकी कोई कदर नहीं है उस सरकार को चलाने में। जो रूलिंग पार्टी है वही पूरी सरकार चलाती है। इसलिए जब हम वोट देने जाते हैं तो हमको पता है कि एक ही कैंडिडेट इलेक्ट होगा और एक ही पार्टी या कोalition सरकार बनाएगी। तो इसलिए हम सिर्फ ये नहीं देखते कि हमारी राय में कौन सबसे अच्छा कैंडिडेट है या कौन सबसे अच्छी पॉलिटिकल पार्टी है। वी ऑल्सो सी whether that political party or candidate that we like most has any chance of winning or not. Because if we feel that while he is the best candidate, he has no chance of winning, we still do not vote for him because we don't want to waste our vote. We know that our vote will get wasted. So we look for who are the two candidates who have some chance of winning, and between them we choose the less bad, what we consider to be the less bad among the two. Now, how do we form the perception? हम कैसे ये समझते हैं कि किसकी जीतने की चांस है, किसकी नहीं है? That perception is formed on the basis of the visibility of the candidates or the political parties. And that visibility is largely purchased by money, because you can, with money, you can buy advertising in newspapers and television, etc. You can put up big hoardings, you can put up big posters, you can have paid workers taking your posters and handbills around, and with money today, even large political rallies are organized with money by giving contracts to people. You bring 100 buses of people, I'll pay you 100 lakhs. This is the manner in which large political rallies are also being organized today. Therefore, our whole representative democracy has become largely a game of money, and we have done nothing to curb the role of money. We have not put any limit on spending by political parties, we have not banned cash, and therefore those who have money, they rule the roast. जैसे वो अन्ना हजारे used to say, पैसे से सत्ता and फिर सत्ता से पैसा. This is the cycle that is going on, that from money we get into power, and once in power we use our power to get more money. And in fact, this kind of predominance of money power in elections has become almost a compulsion for political parties to make money by corrupt means if they get into power even in any of the states. This is very unfortunate, but this has happened. And therefore, अगर हमको अपने लोकतंत्र को ठीक करना है, अच्छा दूसरी बात, once we elect our representatives, we expect कि अच्छा Parliament में these representatives will have a proper discussion, will represent us, will represent our views in Parliament, etc. But हो क्या रहा है कि जिनको हम इलेक्ट करते हैं उनको खरीद लिया जाता है, बहुत सारे बिक जाते हैं, वो वॉशिंग मशीन में चले जाते हैं, और ये खूब लार्ज स्केल पर हो रहा है। जिनको हमने चुना, जिससे सरकार हमने बनवाई, जिस पार्टी की, उसकी सरकार पैसे से गिरा दी जाती है। और पार्लियामेंट में क्या हो रहा है कि पार्लियामेंट में हम देख रहे हैं कि कानून और नीतियां का कोई डिस्कशन ही नहीं होता। कभी कभी तो 50-50 कानून एक ही दिन में बगैर किसी डिस्कशन के पास कर दिए जाते हैं, और वो भी कैसे कि ऑपोजिशन के आधे एमपीज को सस्पेंड कर दो, सस्पेंड करके बगैर किसी डिस्कशन के, बगैर किसी वोटिंग के, हो हल्ले में 50-50 कानून एक एक दिन में पास कर दिए गए।
यानी कि कोई लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं रह गया। हम लोग बस वी आर लिविंग अंडर एन इल्यूजन that this country is still a democracy, whereas almost every ounce of democracy from this country has been sucked out. और सिर्फ यही नहीं, आप देखिए हमारे इंस्टीट्यूशंस का क्या हाल हुआ है। मीडिया is supposed to be an institution which is supposed to inform us about what is happening in the country, have good discussions on important issues. बट टुडे अगर आप कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया को देख लीजिए, चाहे वो टेलीविजन पर हो चाहे अखबारों में हो, सब में सरकार का जो एक डिवाइसिव कम्युनल प्रोपेगेंडा है उसी को चलाने की कोशिश करी जा रही। यानी सरकार का, जब से सुप्रीम कोर्ट ने एक बार सीबीआई को बोला था कि सरकार का तोता है, मीडिया तो और भी ज्यादा तोता बन गई है, सरकारी तोता, मतलब जो मेन स्ट्रीम मीडिया है हिंदुस्तान में, गोदी मीडिया उसको कहा जाता है। बट फॉर्चुनेटली वन गुड थिंग दैट हैज हैपेंड इज दैट एन ऑल्टरनेट मीडिया हैज कम अप थ्रू द इंटरनेट, थ्रू सोशल मीडिया एटसेट्रा, ऑन यूट्यूब एटसेट्रा, एंड देर आर अ नंबर ऑफ गुड पीपल, गुड जर्नलिस्ट हु आर डूइंग इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म ऑन दिस ऑल्टरनेट मीडिया। बट उसको भी दबाने की कोशिश करी जा रही है। ये आईटी रूल्स लाए गए कि सरकार फैक्ट चेकिंग करेगी, और अगर सरकार को लगता है कि किसी ने यूट्यूब पर कोई गलत खबर छापी है तो उस यूट्यूब को बंद कर दिया जाएगा। फॉर्चुनेटली अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया है, लेकिन ये सोशल मीडिया कंपनीज के ऊपर सरकार बार बार दबाव डाल रही है और बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स बंद करा दिए हैं या उनके पोस्ट बंद करा दिए, चाहे उनको अभी भी कानूनी अधिकार नहीं है क्योंकि आईटी रूल्स स्टे कर दिए हैं, लेकिन डर के मारे ये जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं ये सरकार की बात में आकर और कई बार बंद कर देती हैं। इलेक्शन कमीशन का तो काम था कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हिंदुस्तान में कराना। अब आज हम क्या देख रहे हैं, रोज ये सरकार और मोदी जी और सरकार के मंत्री जो है रोज धर्म का आधार लेकर अपनी कैंपेन कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर, हर चीज में हिंदू मुस्लिम राम मंदिर, जबकि ये तो बिल्कुल बैंड है, करप्ट प्रैक्टिस है हमारे कानून के हिसाब से। इलेक्शन कमीशन को तुरंत रोकना चाहिए, लेकिन नहीं रोका जा रहा। वो जो करना चाहे कर सकते हैं। पूरी सरकारी मशीनरी का मिसयूज किया जा रहा है। एयरफोर्स के हवाई जहाज यूज करे जा रहे हैं प्रधानमंत्री के कैंपेन के लिए, सरकारी पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है, सरकारी अफसर इस्तेमाल किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री के कैंपेन्स के लिए। बिल्कुल करप्ट प्रैक्टिस है। मिसेस गांधी का तो इलेक्शन इसी ग्राउंड पर सेटिसाइड हो गया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कर दिया था कि उन्होंने सरकारी अफसरों की मदद ली, एयरफोर्स हेलीकॉप्टर, एयरफोर्स प्लेन्स में अपने कैंपेन रैली में जाने के लिए, या फिर अपने जो रोस्ट्रम थे जहां वो स्पीच देती थी वो बनवाने के लिए। अब तो एकदम ग्रॉस मिसयूज हो रहा है सरकारी पैसे का, सरकारी अफसरों का। इन्होंने एक वो चला दिया था अपना वो सेल्फी पॉइंट कि आर्मी जो है सब जगह मोदी जी का कटआउट लगाएगी और सब जगह एडवर्टाइज करेगी कि देखिए मोदी जी कितने ग्रेट हैं, उन्होंने कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं। यानी कि पूरा हमारे आर्मी का, सरकार का, सरकारी पैसे का, सब चीज़ का मिसयूज हो रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन उसको रोकने के लिए कुछ नहीं करता है। इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल सरकारी तोता बना दिया है। अभी जब हम लोगों ने एक पिटिशन फाइल करी थी कि भाई इलेक्शन कमीशन का चयन, इलेक्शन कमिश्नर्स का चयन सिर्फ सरकार के हाथ में नहीं होना चाहिए, it should be in the hands of some independent selection body. Supreme Court ordered that yes, this is very dangerous to leave the selection in the hands of the government alone, and therefore the selection should be by the Chief Justice, Prime Minister and Leader of Opposition. Now to overturn that, they brought a law which replaced
the Chief Justice with another minister of the government. Therefore, the selection again came in the hands of the government. We challenged this law. Notice was issued to the government. Then 2 vacancies arose in the Election Commission, और हमने जाके सुप्रीम कोर्ट से बोला कि देखिए 2 वैकेंसी, 3 में से 2 पोस्ट वैकेंट हैं, इनका चयन अगर सरकार करेगी तो बहुत खतरनाक होगा। आप इनका चयन एक स्वतंत्र समिति जो आपने बोली थी चीफ जस्टिस वाली, उसके थ्रू करवाइए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है, हम परसों इसकी हियरिंग करेंगे। लेकिन अगले ही दिन 24 घंटे के अंदर इन्होंने 2 इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट कर दिया और लीडर ऑफ ऑपोजिशन को नाम के लिए बुलाया, उसको 5 मिनट पहले बताया कि देखिए ये नाम है जिनका हम सिलेक्शन करना चाहते हैं। उन्होंने बोला हम क्या बोल सकते हैं, आपने तो हमको कुछ समय ही नहीं दिया। Therefore, Election Commission has come totally in the hands of the government. Even the judiciary, unfortunately, you see, the judiciary's job is to protect our fundamental rights, protect our constitution, protect our democracy. But to a very large extent, the judiciary has failed to do so in the last several years. It's only in a few judgments recently, more recently, in a few judgments like electoral bonds or the Chandigarh mayor election, that the Supreme Court has really stood up, or in staying the IT rules, etc. In a few cases recently, most recently, during the tenure of the present Chief Justice, the Supreme Court has recently stood up to the government. But otherwise, we have seen that there is a failure on the part of the judiciary also in doing the job that it has been assigned. और ये सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का तो पूरी तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। ईडी, आईटी, सीबीआई, एनआईए, सब का बिल्कुल पॉलिटिकल दुरुपयोग किया जा रहा है। और सिर्फ यही नहीं, देखिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, which is supposed to audit all public money. Now, पहले तो कुछ साल पहले तक the CAG, like the Election Commission, was regarded as totally independent. लेकिन पहली बार रफाल की डील का जब ऑडिट किया तो पहली बार CAG ने उसमें प्राइसिंग डिटेल्स हटा दिए, और सरकार को पहले से ही पता था कि इस ऑडिट में प्राइसिंग डिटेल्स हटा दिए जाएंगे, क्योंकि सरकार ने एक बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को, जब हमारा केस चल रहा था कि रफेल का इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, सरकार ने बंद लिफाफे में ये लिख कर दे दिया कि भाई CAG का ऑडिट हो गया है, जबकि तब तक हुआ नहीं था। और उन्होंने ये भी लिख दिया कि इसमें प्राइसिंग डिटेल्स उड़ा दिए गए हैं, जबकि तब तक ऑडिट हुआ ही नहीं था। लेकिन बाद में जब ऑडिट हुआ तो यही बात निकली। जब बाद में ऑडिट रिपोर्ट आई तो CAG को भी सरकारी तोता बना दिया। अभी हाल में रिपोर्ट आई थी कि CAG ने अब केंद्र सरकार के ऑडिट पहले जितने करते थे उसके चौथाई कर दिए हैं। यानी कि इनके तो अब ऑडिट ही नहीं किए जा रहे कि ये लोग क्या क्या बेईमानी कर रहे हैं, कहाँ हमारा पैसा, सरकारी पैसा कहाँ दुरुपयोग हो रहा है, उसका ऑडिट ही नहीं किया जा रहा अब तो ज़्यादातर। और सिर्फ यही नहीं, यूनिवर्सिटीज़ का हाल देख लीजिए। प्रोफेसर गोपाल आपको बता रहे थे, ये यूनिवर्सिटीज़ में सब जगह ये RSS के वाइस चांसलर्स बना दिए, जिनको कुछ भी आइडिया नहीं है एजुकेशन का, जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम जानते हैं एजुकेशन के बारे में, मतलब ज़ीरो उनको ज्ञान है। यूनिवर्सिटीज़ के लिए तो बिल्कुल अनफिट हैं, कई तो बिल्कुल अनक्वालिफाइड हैं, लेकिन इन लोगों को बना दिया है वाइस चांसलर्स वगैरह। और सिर्फ यही नहीं, देखिए आज जो ऐसा माहौल बना दिया गया है, एक नफरत फैलाने का, कम्युनल आधार पर नफरत फैलाने का, और गाली गलौच, मारपीट, थ्रेट्स ऑफ डेथ एंड रेप वगैरह। अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ सोशल मीडिया पर बोल दें तो ट्रोल आर्मी डिसेंड्स ऑन यू विथ थ्रेट्स ऑफ रेप एंड किलिंग एंड यूजिंग अब्यूसिव, फिल्थी अब्यूसिव लैंग्वेज। पूरा हमारा कल्चर बिगाड़ दिया है। ऐसा कल्चर क्रिएट किया जा रहा है हिंदुस्तान में जिसको कहते हैं कि गुंडों का कल्चर। हिंदुस्तान में गुंडों का कल्चर प्रोपोगेट किया जा रहा है, जहाँ पर गाली गलौच, मारपीट, सड़कों पर भी किसी को भी पकड़ के मार दो, पीट दो, लिंच कर दो।
और रूल ऑफ लॉ को ध्वस्त किया जा रहा है, बुलडोजर जस्टिस। अरे भाई, किस कानून में यह हक है कि किसी के खिलाफ आप कोई आरोप लगा दें और उसके बाद उसका घर गिरा दें बुलडोजर यूज करके? कोई कानून आपको ये अख्तियार नहीं देता। अगर पहली बात तो किसी के खिलाफ वो आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ है, आपने बस आरोप लगा दिया और फिर बुलडोजर चला दिया। दूसरी बात, अगर सिद्ध भी हो जाए कोई आरोप तो आप बुलडोजर से उसका घर थोड़ी तोड़ सकते हैं। कोई कानून में ये कोई सजा नहीं दी गई है कि आप बुलडोजर चला के उसका घर तोड़ दें। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री वगैरह खुद खुलेआम ये कहते हैं कि हम तो बुलडोजर चला देंगे, घर तोड़ देंगे। खुलेआम इसकी तारीफ करते हैं कि हम तो क्रिमिनल्स को ऐसे ही गोली से उड़ा देते हैं, कोई हम ट्रायल वगैरह नहीं होने देते, कोई सजा वजा की कोई बात ही नहीं है, हम तो ऐसे ही जिसको चाहे गोली से उड़ा देते हैं। मतलब खुलेआम छाती ठोक कर कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर वगैरह, ये आदित्यनाथ वगैरह, हमने ठोक दिया, हमने ठोक दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ हो नहीं रहा है। तो देयरफॉर अब ये सवाल है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए, हमारा लोकतंत्र पूरी तरह से चरमराया हुआ है। अब आखिरी सांसों पर है हमारा लोकतंत्र। ये आखिरी मौका है 2024 का चुनाव हमें इस लोकतंत्र को बचाने का, और इस बचाने के लिए हमको पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, क्योंकि इसमें सिटीजन्स का बहुत बड़ा दायित्व है। ये तो हमारा लोकतंत्र है, हम रियल स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज तो इंटरमीडियरीज हैं। अगर हम ये सोचें कि भाई ये पॉलिटिकल पार्टी करेगी, हम लोग क्यों करें, तब तो हम लोग लोकतंत्र की हत्या होने देंगे। लोकतंत्र बचाने का काम हमारा है, हम रियल स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे लिए लोकतंत्र बनाया गया है। और इसलिए हम लोगों को कई चीज़ हम लोग कर सकते हैं। पहली बात तो हर मुद्दे पर हम अपनी आवाज़ तो उठाएं, जहां हमको लगे कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ इनजस्टिस हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ तो उठाएं, और ऑर्गेनाइज तरीके से उठाएं। इन लोगों ने एक, जैसे योगेंद्र जी कहते हैं ना, इन लोगों ने एक ट्रोल आर्मी बना रखी है, भाजपा वालों ने, जिनका काम है झूठ फैलाना, नफरत फैलाना, गाली गलौज करना। हम लोगों को एक ट्रूथ आर्मी बनाने की ज़रूरत है। हम लोग सच फैलाएंगे, हम लोग उसी तरह से अपने आप को ऑर्गेनाइज करेंगे। वो लोग पैसा देते हैं, उनके जो IT ट्रोल्स हैं उनको पैसा दिया जाता है, 50,000 1 लाख रुपए महीना पगार दिया जाता है। हम लोग वॉलंटियर आर्मी बना सकते हैं। अरे भाई, हर एक आदमी अपने दिन में आधा घंटा तो लगा सकता है ये काम करने के लिए। हम लोग ऑर्गेनाइज करके वॉलंटियर आर्मी बना सकते हैं, जिसको ट्रूथ आर्मी कहें, और सच फैलाएं, प्यार बांटें। उनका जो झूठ है उसको हम लोग, उसका पर्दाफाश करें। ये सब हम लोग कर सकते हैं। और कुछ लोगों ने ऑल्टरनेट मीडिया, यूट्यूब चैनल्स वगैरह खोल लिए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिनके पास वो क्षमता है वो लोग वो काम भी करें। लेकिन उसके अलावा हम लोग, ये लोग व्हाट्सएप पर झूठ फैलाते हैं, हम लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप्स बना सकते हैं सच फैलाने के लिए, प्यार बांटने के लिए। और बाकी तो देखिए, लॉन्ग टर्म में, जैसे अभी प्रोफेसर हरगोपाल से बात हो रही थी कि जितना इन्होंने नुकसान कर दिया है पिछले 10 साल में हमारे लोकतंत्र का, हमारे संविधान का, हमारे मूल्यों का, उसको रिपेयर करने में तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, समय भी लगेगा। वो सब हम लोगों को काम करने होंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम लोग ये तो रियलाइज़ करें कि भाई हमको काम करना है, वो हम स्टेक होल्डर हैं, सिटीजन्स को उठना है और हताश होकर नहीं बैठना है। और मुझे ये लग रहा है, देखिए आज मैं भी देख रहा हूँ कि क्या क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं सब जगह से, और मुझे ये दिख रहा है कि इस सरकार की मेजॉरिटी तो नहीं आने वाली है। ये 400 पार की कितनी भी बात कर लें, कोई मुझे इसका चांस नहीं दिख रहा कि इनकी मेजॉरिटी आने वाली है। कितनी सीट आएंगी? हाँ, अच्छा, EVM का देखिए, EVM की बात मैं बता दूं।
ये बात सही है कि ईवीएम्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, हमको बहुत ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं है जिस तरह से हियरिंग हुई। लेकिन क्योंकि इतना शोर मच गया है ईवीएम के बारे में, इतने ज़्यादा लोगों को शंका हो गई है, इसलिए जो इलेक्शन कमीशन के अधिकारी हैं जो मैनिपुलेट करवा सकते हैं, इलेक्शन कमीशन या फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन जो ईवीएम मैन्युफैक्चर करते हैं, उनके जो अधिकारी हैं जो मैनिपुलेट करवा सकते हैं, उनको भी आज बहुत डर लगेगा। क्योंकि अगर ये बात खुल गई और पकड़ गए तो शर्तिया वो जेल में जाएंगे। ये बात आप मान कर चलिए कि सुप्रीम कोर्ट अगर एक काम करेगा तो इनको जेल में भेजेगा, जैसे कि उस इलेक्शन ऑफिसर को जो चंडीगढ़ मेयर के इलेक्शन में। तो इसलिए इनको डर ज़रूर लगेगा। इसलिए हो सकता है कि अब की बार ईवीएम का मैनिपुलेशन ज़्यादा ना हो पाए या शायद ना ही हो पाए, क्योंकि डर तो इनके जहन में बहुत बैठा होगा, क्योंकि इतना शोर मच चुका है पूरे हिंदुस्तान में। और इसलिए ये सोच के हमको न तो हताश होने की ज़रूरत है। कुछ लोग ये कह रहे हैं, अभी वहाँ बेंगलोर में एक ग्रुप मिला था, वो कह रहा था कि हम तो ये कैंपेन कर रहे हैं कि अगर हमको बैलेट पेपर पर वोट नहीं दिया का अधिकार नहीं दिया गया तो हम तो चुनाव को बॉयकॉट करेंगे। उससे क्या फ़ायदा होगा? आपको अगर ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का ही इस्तेमाल हो रहा है तो आपको वोट तो देनी है, दीजिए वोट। बिल्कुल ये मत सोचिए कि भाई ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मैनिपुलेशन हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इस बार कुछ ज़्यादा मैनिपुलेट ये लोग कर पाएंगे। और जो खबरें आ रही हैं उससे बिल्कुल साफ है मेरे मन में, इनकी मेजॉरिटी तो किसी हालत में नहीं आने वाली। कितना मेजॉरिटी के नीचे जाएंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। 200 से लेकर 250 के बीच में कहीं पर भी ये लोग बीजेपी की गाड़ी आकर अटक सकती है। तो यही मैं कह रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद।